CNN की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। स्टूडियो में मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब, सईद काजी साहब और ताहिर मलिक साहब भी मौजूद हैं। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास जारी है, जहां अहम कानून साजी हो रही है। सबसे अहम कानून साजी जो कि अपोजिशन जिसे बहुत अहम समझ रही थी, इंतखाबी इस्लाहात का मामला है और उसके ऊपर अपोजिशन की जानिब से एतराज़ात भी किए गए, तकारीर भी की गई, गिनती के दौरान भी एतराज़ात किए जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के नंबर्स पूरे रहे और अपोजिशन को एतराज़ भी रहा, कुछ कवायद के हवाले भी दिए गए, लेकिन हुकूमत ने ये बिल मंजूर कर लिए हैं। इसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया, बाहर आए, मीडिया से गुफ्तगू की, जहां शहबाज शरीफ ने यह कहा कि EVM को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे, लेकिन स्पीकर ने हमारी बात नहीं सुनी, इसीलिए आप लोगों के पास आकर हम ये बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी गुफ्तगू की। ज्वाइंट सेशन से उनका कहना था किसी बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास 222 वोट होना जरूरी है। ये बता दें, हुकूमत के पास 221 वोट थे। एक बात हमारी नहीं मानी और आज ये जो EVM है और दूसरे बिल्स पास कराने पर तुले हुए थे, जिस तरीके से भी धौंस धांधली जबर, और आपने देखा कि उनकी जो ब्रूट फोर्स थी उसके तहत वो तमाम बिल्स उसको वो बुलडोज करते चले गए। हमने एहतजाज किया, बड़ी भरपूर हमारी वहाँ पर पार्टिसिपेशन की तादाद थी, लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली आज PTI का हवारी बना हुआ था और मिलकर जिस तरह नायब न्याजी गठजोड़ है, आज स्पीकर PTI गठजोड़ ने भरपूर वहाँ पे अपना काम दिखाया। 1973 की जॉइंट सेशन का रूल्स है, वो क्या कहते हैं? जॉइंट सेशन का रूल्स ये कहते हैं कि जॉइंट सेशन से बिल को मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास दोनों हाउसेस का जो इज्तिमाई ताकत है, इज्तिमाई स्ट्रेंथ है, उसका आधा वोट्स उनके पास होना चाहिए। जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी करना के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम ज़रूरी है। आज EVMs पे कुलभूषण यादव के NRO के लिए स्टेट बैंक को IMF की गुलामी फॉलो करते हुए जो भी हुकूमत की कोशिश था, हमारा नुक्ते नज़र से हमारा मौक़िफ़ ये है, रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं और हम इस मौक़िफ़ को, इस पोजीशन को इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे लेके जाएंगे। तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। भट्टी साहब, गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी और शहबाज शरीफ साहब भी। एक तो स्पीकर ऑफिस को उन्होंने बहुत ज़्यादा आज तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही वो कवायद और रूल्स और रवायात की बात कर रहे हैं कि सब कुछ बुलडोज कर दिया गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हर फोरम पर चैलेंज करेंगे, वो कहते हैं अदालत भी जाएंगे, शायद वो स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक ले आए। सवाल आपसे ये है कि कितना जुड़ सकेंगे? हमने हमेशा देखा बमुश्किल ही इकट्ठे हो पाते हैं, तो ये आगे इनके लिए रास्ते आसान होंगे साथ चलने को? देखिए, यहाँ तो अपोजिशन के पास ऐसी पावर होती कि वो आज आइन में तरमीम करके मरियम नवाज को आर्मी चीफ बना देती, बिलावल भुट्टो को चीफ जस्टिस बना देते। अदरवाइज 2008 इलेक्शन के बाद ये कह रहे हैं इमरान खान सिलेक्टेड है, तमाम अदारे तो उस लपेट में पहले ही आ गए, क्योंकि RO ने इलेक्शन कराए, इस्टेब्लिशमेंट भी आ गई। कब उन्होंने तनकीद नहीं की? आप सुना है स्कूल में बड़ी लाइक थी, कभी ये हुआ कि आप पेपर देने जाएं मैथ का और मैथ पे जो क्वेश्चन आए, आपके ये टीचर बड़ा फजूल है जिसने पेपर बनाया है, इसको तो सवाल ही नहीं लिखने आते, सवाल ये करने चाहिए, नंबर आपको उसको जवाब देने के आएंगे। देखें, जब कानून साजी होती है तो उधर शोर शराबा इनका हक है, लेकिन जो नंबर गेम पूरे होते हैं कानून साजी उनका हक है असम्बली में। अगर आपका मुतलका गेम नंबर गेम पूरे कर लिए तो मेरा ख्याल है हुकूमत को पहले पता था ये होगा, उसी वजह से आज शहबाज शरीफ जो गिरफ्तार होने चाहिए थे आज बाहर है। भट्टी साहब, कतई कलामी की माजरत, कुछ तो ऐसा था कि अपोजिशन जुड़ी और इकट्ठी हुई। गुज़िश्ता हफ्ते जो पॉलिटिकल क्राइसिस बना वहाँ पर, जब हुकूमत को कौमी असम्बली के अंदर 2 बिलों में शिकस्त खानी पड़ी, फिर उनको अपना पार्लिमानी मुश्तरका इजलास भी मुलतवी करना पड़ा, कुछ तो ऐसा था कि हुकूमत को कुछ देर के लिए बैकफुट पे जाना पड़ा। अपोजिशन इतनी तेज होकर आगे आई कि शायद हमारे हाथ में कुछ आने को। आपको याद है सेनेट में दिलावर खान ग्रुप है जो कि अपोजिशन बेंचेस पे बैठता है, बट आज उस ग्रुप ने मुकम्मल तौर पर हुकूमत को हिमायत की है।
देखिए, आप बड़ी होके ना बहुत बड़ा आपके पास जादू का चिराग आ जाएगा इंशाल्लाह। आप चिराग रगड़ेंगे ना तो लोग पूरे हो जाएंगे, लोग कम हो जाएंगे, इसमें दो राय कोई नहीं है। पिछले दिनों नाराज भी हुए थे, यही पीडीएम है गालबन जो पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, इसी को पीडीएम ने निकाल दिया पीपल्स पार्टी को। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इन्होंने मेरी पीठ पे जोड़ गोपा। मुझे बताया अपोजिशन को किसने मिलाया? ये भी तो मिले ना। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जुड़ कैसे गए, इनको कुछ नजर आया कि हमारे यार जैसे पीपल पीडीएम जुड़ गई, दोबारा मौलाना और फजलुर रहमान मिल गए। ये बात सच है कि कुछ रोज कबल एमक्यूएम ने खदशात का इजहार किया था, काफ लीग ने किया था। असल बात ये सारे आते हैं बोलते हैं, लेकिन एक पीछे वो भी ताकत है जो निजाम हस्ती चला रहा है। कुछ एक तो अल्लाह है ना जो निजाम चला रहा है, एक पाकिस्तान में भी ताकत है। देखिए होता वही है, जमातों को अपने एक मेरी रजा है, एक तेरी रजा है, एक उसकी रजा है जो नजर नहीं आता। एक तो रब्बुल इज्जत है ना, वो तो कुल कायनात का मालिक है। पाकिस्तान में सच बात ये है, आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, सच बात ये नहीं मैंने लफ्ज नहीं कहा, आपने ही कहा है, आप ही कह रहे हैं। वो जो मिलाते हैं, जो मिलाते हैं बस वही काम दिखा गए हैं। अभी आई नहीं थी तस्वीर, अभी तस्वीर आई नहीं थी तेनू राजे जो वेखा अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा। इसका मतलब है हुकूमतों के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस होते नहीं है अगर वो थोड़ा सा समझदारी से चले तो। दोनों के लिए, मैं दोनों को कह रहा हूं, दोनों के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस होते। ताहिर मलिक साहब, पॉलिटिकल क्राइसिस का हल मिल ही जाता है। बड़ा हफ्ता मुश्किल गुजरा हुकूमत के लिए, इत्तेहादियों ने भी बताया कि हम भी हैं, हमारी तरफ भी देखो। मगर सर क्या वाकई हुकूमत के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस ही बड़ा क्राइसिस है, या दरअसल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो माशी बहरान है, जो महंगाई है, वहां तवज्जो करने की जरूरत है? क्राइसिस ही क्राइसिस है। पहले थोड़ा सा ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ मजाक हुआ है। 1947 से जो मेरा मसला है, जो अवाम का मसला है, वो तो धांधली है। हम जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें ओवरसीज़ बड़े दिल को अजीज़ हैं, वो हमें पैसे भेजते हैं। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। मेरा सवाल है कि सवाल था हमारा धांधली का इलेक्शन। इस मुल्क में आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लें, वो ये कहेगा जी 170 के एक इलेक्शन यहाँ फेल नहीं हुआ। तो हमें तो ऐसी अपोजिशन चाहिए थी, हमें तो ऐसी हुकूमत चाहिए थी जो मेरा 70 साल का मसला हल करे। हमने एक नया मसला उसमें डाल दिया कि ओवरसीज़ वाले वोट दे। और भाई जो यहाँ का 22 करोड़ वोट दे रहा है उसकी तो क्रेडिबिलिटी पहले ले। नहीं तो ईवीएम भी ला रहे हैं मलिक साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बहुत जबरदस्त वोटिंग होगी। और चले इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आपका आइन कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये उसका काम है। जब आपके इलेक्शन कमीशन ने इस पे इतराज़ किया था तो वो मैंने नहीं किया था, उनका एक आइनी हक था। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम हमारे लिए सूटेबल नहीं है। चले लॉ आपने बना दिया, मैं इसको अब लीगल समझता हूँ। मैंने भी एक जवाब देना है। चले वो पहले मुझे अपनी बात खत्म कर लेते। तो मेरा सवाल ये है कि आपने पाकिस्तान का कौन सा पॉलिटिकल क्राइसिस हल किया है? दूसरा, आपने एक नई चीज़ आज साबित कर दी है। वो ये साबित कर दी है कि हमारी अजीम पार्लियामान में कि यहाँ पे कोई लॉ मेकिंग नहीं है, कोई MNA जिंदा ही नहीं है। पहले आता है जी एक लॉ बनेगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, इत्तेहादी अपने मुतालबत ले जाते हैं, पता लगता है कि PTA के अंदर भी एक ग्रुप बैठा हुआ है, एकदम 12 घंटे होते हैं कि सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती है, फिर आप कहते हैं जी हम सब सही हो गया। मेरा सवाल ये है, डॉक्टर अहमद लियाकत को मैं सुन रहा था, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। मेरी रिज़ाइन की इतनी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी। आज उनसे पूछा गया साहब आपने तो रिज़ाइन किया, कहता हूँ उन्होंने भेज दिया जिन्होंने जो भेजते हैं। तो मुझे तो नहीं लाए गए हैं बड़े तो मेरा सवाल भट्टी साहब से लेने से पहले मेरा सवाल आप ले लें। मुझे बताएं कि ये पार्लियामान का जो मेरा वोट, जिसको मैंने वोट दिया, वो कौन है? किसने मेरे लिए कानून बनाने हैं? मेरे लिए वहाँ कौन बैठा है? अच्छा, मैं भट्टी साहब की तरफ जाऊं, आप नहीं थे कुछ देर पहले, जफर इलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा खुलकर इसके ऊपर बात की कि पूरा जो निजाम है ना, ये अवाम डिजर्व करती है। ऐसे लोग कौन लोग हैं जो वोट डालते हैं और सब कुछ। उन्होंने बड़ी तसल्ली से ना तसल्ली कराई है। और फिर उसके बाद इमरान साहब भी यहाँ थे, उन्होंने कहा कि आप घर में मुलाजिम रखते हुए भी सोचते हैं, बट जिसको वोट डालती है आखिर ये अवाम भी तो सोचे। और फिर हमने इलेक्शन के निजाम क्या सोचे? अवाम को हर बार तो पता चलता है धांधली हुई है। अवाम को मलिक साहब की राय हम सबसे मुकद्दम है, लेकिन शायद जो मैंने आइन पढ़ा है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन कानून साजी नहीं कर सकता। वो पाबंद है जो असम्बली कानून साजी करे उसके मुताबिक इलेक्शन कराने की, उसकी क्या जरूरत है ना करे। इलेक्शन कमीशन में आइन में तरमीम करने का उनको इख्तियार नहीं दिया। जो अब भी इलेक्शन करा रहा है जिसके तहत ये धांधली का इल्जाम है,
वो पार्लियामेंट ने मंजूर किया हुआ है। भट्टी साहब, कतई कलामी की माजरत, बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, इदारों ने इंप्लीमेंट करना है, मगर उस इदारे की कैपेसिटी या सलाहियत क्या है? उसके पास आया वो वक्त मौजूद है कि वो 22 करोड़ आवाम के लिए वो निजाम बना के तैयार करके दे सके? अच्छा मैंने यही कहा ना, ये सेपरेट इशू है। अब कानून जब मंजूर हो जाए, अब कल को इलेक्शन कमीशन है कि पोलिंग स्टेशन बनेंगे, पोलिंग बूथ बनेंगे, वो कहे नहीं जी पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ नहीं बनेंगे, हम घर बैठे ही इलेक्शन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की मर्जी से? क्या वो कहेंगे पर्चियों नहीं डालनी, आप मुझे टेलीफोन करके बताएं मैंने किसको वोट डाला है? वो जो इलेक्शन करवाते हैं ना, उनका फर्ज है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। शफाफ इलेक्शन कराना कहीं नहीं है उनका, सिर्फ इलेक्शन कराना मकसद। क्या वो उस मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं? जिस बंदे के हर करवाए हुए इलेक्शन पे आने वाला धांधली का इल्जाम ला रहा है, उस अदारे की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? साहब फिर देखिए, अब आप एक इदारे पे पूरा सवाल उठाए, 10 का इलेक्शन की रिपोर्ट हमारे सामने है। बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए। इवन इलेक्शन कमीशन के लोग भी, 2 नाम उनके हैं, और फिर आपका पूरा इंतजामिया, हर बंदा वहां से मिल रहा है, इवन नीचे तक जाते हुए आपके पोलिंग ऑफिसर्स तक मिले हुए हैं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की तो अपनी इतनी वर्क फोर्स भी नहीं है ना? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों? मैं फिर वही बात, उसका बजट देख ले कितना है, साल में क्या करना होता है उसने, सिर्फ जिमनी इलेक्शन या जनरल इलेक्शन, लेकिन शफाफ इलेक्शन। हाँ, डस्के वाली जो बात कही है, मैं कह रहा हूं सबको करार वाकया सजा मिलनी चाहिए। हमारा कोई पसंदीदा काजी साहब के बिल्कुल ना पसंदीदा नहीं है, लेकिन ये बाहर आके उस निजाम की अपोजिशन हमायत कर रही है जिसको खुद धांधली कह रही है। ये धांधली की हिमायत कर रही है ना पुराने निजाम को जारी रखने की। मुझे बताएं, ये कह रहे हैं 18 में धांधली हुई, मान ली इनकी बात, तो कह रहे हैं उसी निजाम के तहत दोबारा इलेक्शन हुए हैं गालिबन, तो वो कहते हैं कि आरटीएस की तरह एक और मशीन आ जाए तो हमारे। अच्छा, फिर 13 में क्या हुआ था जिसमें नवाज शरीफ जीता था? चले उसमें तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था धांधली हुई है। बिल्कुल कहा था। आरओज के इलेक्शन, आरओ के 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गई, उन पे इल्जाम लगा धांधली से आए हैं, करप्शन है। 2 दफा नून लीग की गई। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं नहीं है, हार जाते हैं। इसका मतलब है इलेक्शन सिर्फ वही फेयर है जिसमें जो जीत जाए। इस इलेक्शन में अगले 23 में हो, 22 में हो जाए, परसों हो जाए, एक पार्टी नहीं जीतना है ना। अगर फिर सबके धांधली हुई है तो उसका क्या हाल है? चलिए हम लीगल ओपिनियन ले लेते हैं। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि आज जो ये जो बिल पास कर लिए हैं इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, ऑपोजिशन कहती है अदालत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कोई रिलीफ ऑपोजिशन को वहां से मिल सकता है? अब ये जो बुनियादी बात है, पहले 2-3 बुनियादी बातें हैं जी, और उनमें तजाद है। पहली बात तो ये है कि जो डिक्लेयर करे, ये एक असूल है बीच में आइन के लिखा हुआ है कि स्पीकर जो डिक्लेयर कर दे, करार दे दे कि इतने वोट पड़े हैं या ये कार्रवाई ऐसी हुई है या वैसी हुई है, तो उसको एक हतमी उसकी राय हतमी होती है और अदालत भी उसमें अमूमन नहीं जा सकती। एक दूसरी हतमी चीज है कि फर्ज कीजिए स्पीकर ने अनाउंस खुद ही किया है कि 221 वोट पड़े हैं हुकूमत को, और फर्ज कीजिए कि 222 चाहिए थे और स्पीकर ने खुद अनाउंस किया है कि 221 मिले हैं, लेकिन आइन के तहत 222 चाहिए थे और वो 222 आइन की शिक से साबित किया जा सकता है कि इसमें 222 चाहिए, तो मुकर्ररा 222 थी, तो फिर वो स्पीकर का सर्टिफिकेट जो है वो हतमी नहीं होगा और अदालत उसको कलअदम करार दे सकती है ऐसे कानून को। अब इसमें असल में आर्टिकल 72 की क्लॉज 4 रेलेवेंट है। उसमें बहस ये है कि क्या टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की जरूरत है देखना, या जो मेंबर जितने वहाँ मौजूद है उनकी मेजॉरिटी, जो मौजूद है और वोट करते हैं उनकी मेजॉरिटी। ये 72(4) जो है इसमें तो यही लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट मेंबर्स वोटिंग एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उसमें जरा ये ढील मिल जाती है गवर्नमेंट को और इसका फैसला बिलाखिर वैसे अदालत कर सकती है। सर, जो स्पीकर साहब एतजाज साहब, माफी चाहता हूँ, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप क्या समझते हैं अगर जितने हाउस में मौजूद है या टोटल गेम के नंबर गेम पूरे होने चाहिए? आप एज ए माहिर कानून क्या फरमाते हैं?
जो तो 72 का चौथी लिम है, आर्टिकल 72 की क्लॉज 4 है, जो तो कहती है ऑल प्रोसीडिंग्स इन द जॉइंट हाउस, वी ऑल वोट विद डिसीजंस इन द जॉइंट हाउस shall be taken by a majority of the members present and voting. जी सर जो कह रहे हैं कि यहाँ पर आइन की शिक लगनी थी या फिर कवायद लगने थे, रूल्स लगने थे मुश्तरका इजलास के लिए, प्रायोरिटी किस चीज पर होती है? यहाँ आइन की शिक बड़ी वाज़ेह है। यानी कि इस मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के लिए जहां इतनी अहम कानून साजी होनी, वहां आइन की शिक का ही इस्तेमाल होना था। हाँ, आइन की शिक ज़ाब्तों में, रूल्स जो है ज़ाब्तों से सबकत रखती है। अच्छा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने ये प्ली ली वहां पर कि कवायद का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, तो इसलिए टोटल का आधा यानी 222 का होना जरूरी है। हाँ, वो टोटल जो है, वो सवाल ये है कि टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग है कि टोटल मेंबर्स ऑफ दी हाउस, जो बोथ हाउसेस टुगेदर है, ये असल सवाल है। और इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग कहता है आर्टिकल 72 सब आर्टिकल 4, रूल उससे मुतजाद है, तो रूल पे सबकत लेगी आइन की शिक। दोनों में बात में एक गवर्नमेंट की भी और अपोजिशन की भी बात के पीछे कानून का हाथ है, लेकिन आइन में प्रेजेंट एंड वोटिंग का ही जिक्र है। सर एक ये बात फरमा दीजिएगा कि ऑपोजिशन ने बार बार इस बात का तज़किरा किया कि इलेक्शन कमीशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है ऐसी कानून साजी के लिए। क्या अगर कल अदालत चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन और कहती है कि उन्हें पार्टी बनाया जाए इसके अंदर, क्योंकि उनके भी एतराज़ात हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये ऑपोजिशन का केस स्ट्रॉन्ग करता है या हुकूमत की गई कानून साजी ही ऊपर रहेगी? नहीं, ये इसमें इलेक्शन कमीशन नहीं आता कानून साजी में। कानून साजी करना मुकन्नन का पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट सॉवरेन है, उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। स्वाय ये अदालतें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इनको ये इख्तियार है कि चंद मुकर्रर किए गए और मंजूर शुदा असूलों की बुनियाद पर वो देख ले कि कानून जो है वो आइन के मुताबिक पास हुआ है और उसका नफाज हुआ है कि नहीं हुआ। ये अदालतों को इख्तियार है, ये इलेक्शन कमीशन को किसी कानून को अल्ट्रा वायलेंस कहने का या कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। उसको कानून पर चलना ही उसके लिए लाजिम है, जिस तरह दीगर इदारे हैं, बाकी सारे इदारे हैं। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा जा सकती है कि ये कानून के या आइन के खिलाफ इक़दाम हुआ है, या आइन जो है, कानून जो है वो आइन के चूंकि खिलाफ है। और एतजाज साहब, आपसे एक आपकी याददाश्त में हो, क्या कभी ऐसा हुआ कि आला अदालतों में पार्लियामान से पास हुआ कानून जाकर चैलेंज हुआ हो? वो बहुत दफा हर जगह ही होता है, अमेरिका में, बरतानिया में, इंडिया में। बरतानिया में जरा कम होता है क्योंकि वहाँ कोई पैमाना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, पर अमेरिका में और इंडिया हमारे जैसा है मुल्क, इसमें बीसियों क्या सैकड़ों कवानीन अदलिया ने गैर मौसर करार दिए हुए हैं अपने। सर हमारी सुप्रीम कोर्ट में कभी? हाँ, बहुत दफा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑपोजिशन इस कानून को, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आज पास होने वाले तमाम बिल्स को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, वो चैलेंज ही करना चाहिए ऑपोजिशन को। अगर वो इख्तिलाफ करती है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। सर तो ये तो फिर वो जो पार्लियामान की एक बात की जाती है, उसके इख्तियार की बात की जाती है, कानून साजी वहाँ होनी चाहिए, तो ये तो फिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों के ऊपर सवालिया निशान है कि ये क्या डिलीवर कर रहे हैं। नहीं दीदी, कोई सवालिया निशान नहीं है। जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिस तरह अमेरिका में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, वहाँ बालादस्ती सबसे ज्यादा आइन को है।
और कानून उसके मुताबिक ही बनाया जा सकता है। आइन के एक के खिलाफ नहीं, बालादस्ती है आइन को। आइन के तहत बनाती है पार्लियामेंट कवानीन, और कवानीन वो होने चाहिए जो कि आइन से मुताबिकत रखते हो। और क्या वो मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते, ये फैसला अदलिया ने, आला तरीन अदलिया ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है, दूसरी कोई अदालत ये कर भी नहीं सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। एतजाज एहसन साहब राय दे रहे थे कानूनी तौर पर सईद काजी साहब बिल्कुल अपोजिशन जा सकती है, इसको चैलेंज कर सकती है, और उसके अंदर उन्हें 2 हवाले भी दिए। आपके ख्याल में कि क्या अपोजिशन को लग रहा है कि वाकई कोई दम है, और फिर हमारा ये इंतखाबी इस्लाहात का मामला जो कि अवाम के नाम पर इंतखाबी इस्लाहात हो रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हो रही है, ये फाइनली जाकर आला अदालतों में सेटल होगा? अगर वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने अदालत में जाना है तो वो तो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं सुन पाया मेरी कुछ टेक्निकली एतजाज हसन साहब को, लेकिन बहरहाल पहले भी मेरी जो यानी इतला है कि वो जाके चैलेंज कर सकते हैं। और अगर वो ये क्लेम करें कि जी ये कानून जो है वो आइन की स्पिरिट से मुतसादम है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर सकती है। मगर ये बड़ा रेयर होता है कि पार्लियामेंट में किसी कानून को या किसी बिल को अगर अडॉप्ट किया जाए तो अदालतें बहुत कम फैसला करती हैं कि उसके ख़िलाफ़। तो ये दैट विल बी अ वेरी वेरी गैर मामूली सूरत हाल होगी। मगर ये इसको ये एक इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। आप यू कैन सीक द रेमेडी इफ़ यू थिंक सो। लेकिन यहाँ क्या रेमेडी आपने ढूंढनी है? यहाँ के इस निज़ाम में हर बंदा ये तलाश कर रहा है कि यार मेरा फ़ायदा कहाँ से होना है, मुझे नुकसान, मैंने कैसे इलेक्ट होना है, मैं इलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो कोई ऐसी कहानी नहीं है। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि ये इस मौजूद अवाम को इस अवाम ने बाजियाब करवाना है, ख़ानदानी लड़ाइयों से निकालना है। इनके साथी पर्चे गलत हैं या सही हैं, मेरा से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो असम्बली मेरे टैक्सेस से चलती है उसमें मेरा काम होना है या ये काम होना है कि मरियम साहिबा को बाहर कैसे भेजना है, नवाज शरीफ साहब को कैसे जो है उनके मुकदमे ख़त्म कराने हैं, और ये जो है इस खेल को ख़त्म करें। ये आज एक पर्सनलाइज लड़ाई बन गई है। आज एक ख़ानदान की और रियासत की लड़ाई हो रही है। टैक्स मैं दे रहा हूँ, बस मेरे टैक्स से असम्बली चल रही है, स्कोर अपना सेटल कर रहे हैं। अब आपकी कोई लड़ाई है, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी इस रियासत के साथ कि वो बार बार इलेक्शन चोरी करके आपकी झोली में फेंकते रहे हैं, जो कि एक आपकी खुद आपकी राय है शायद हकान अब्बासी साहब की, तो अब वो नहीं कर रहे। तो इसमें मेरा क्या लेना देना? कल कर दें तो मुझे तो फेयर इलेक्शन दे, मुझे हाँ अब ये नहीं हो सकता, AVM नहीं हो सकती, और 4 दिनों के 350 अरब रुपए की 2 नंबर जी ट्रेन चल सकती है, $11 मिलियन का एक वो वहां बड़ा काम तेजी से हो सकता है। AVM नहीं बन सकती, EVM नहीं बन सकती, बन क्यों नहीं सकती? दे वॉन्ट टू स्टे इन पावर। और मैं जो पहली बात कर रहा था आयशा, सबसे बड़ी जो अहम बात है, भाई मेरा बच्चा ही आके साफी बनेगा, सारे लायक बच्चे इन्होंने घर पैदा होंगे, ये मेरा भतीजा मेरा CM है, पुत्र मेरा वो है। और यार वी डिजर्व बेटर, जिस तरह मलिक कह रहा था, ये वी डिजर्व बेटर। लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल थीव्स जिन्होंने टेक ओवर कर लिया है हमारे तमाम। इमरान खान कह रहे हैं कि इन चोरों से जान छुड़ा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। JNN की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है जहां अहम कानून साजी हो रही है, और हम भी इसी पर गुफ्तगू करें कि किस कदर अहम है, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है कि वो खास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर होने वाली कानून साजी को आला अदालत में चैलेंज करेगी। एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा वो चैलेंज कर सकते हैं और हतमी फैसला फिर आला अदलिया करेगी। ताहिर मलिक साहब, ये पिछले हफ्ते में जो सियासी बहरान बना रहा, इत्तेहादी जो हैं वो बहुत से इतराज़ करते दिखाई दिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर। ख़ास तौर पर पंजाब में जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो हैं वो ये बहुत शिकवा करते रहे कि हमसे कोई मशवरा नहीं, पॉलिसीज़ का हमें पता नहीं, जब ज़रूरत होती है आके मिल लेते हैं। और आज फिर मोनिस इलाही साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने साथ बिठाया इस इजलास से पहले। ये फरमाइएगा कि इसका मतलब है अगर आज इत्तेहादी साथ खड़े रहे इस तमाम अहम कानून साजी में, तो हुकूमत के हर मामले, हर पॉलिसी और ख़ास तौर पर महंगाई के मामले में फिर बार इन इत्तेहादियों पर भी आता है, यानी वज़न इन्हें भी उठाना होगा। देखिए आयशा, कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में उसमें कुछ हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें मेरे ख्याल में चैलेंजेस बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के, पूज रनिंग पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आई। मैं एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरा, 25-30 साल मीडिया से हो गए हैं। पावर कहाँ पे है मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि मेरी अपोजिशन कौन होती है, हुकूमत कौन होती है। जब खान साहब अपोजिशन में होते हैं तो वो कहते हो भारतीय जसूस, ये वज़ीर आज़म जो है इंडियन एजेंट है, इसको पंच नहीं दे रहा। आज 3.5 साल हो गए हैं, उसका एक बाल नहीं उन्होंने नोचा, और आज उसके लिए उन्होंने एक बिल भी पास कर दिया। मैं जो असल क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जो वो क्वेश्चन बन गया है पार्लियामान की क्रेडिबिलिटी की,
क्या ये मेरी नुमाइंदा है कि नहीं है। मेरे लिए इंतहाई तकलीफ की बात है कि इट इज़ बिटवीन अपोजिशन एंड दी हुकूमत। और यार इलेक्शन मैंने देना है, मैंने आई हैव टू फाइंड माई रिप्रेजेंटेटिव। जब तक ये पार्लियामान में जान नहीं आती, ये मुझे इंश्योर नहीं करती कि मेरा वोट मैं जिसको दूंगा उसको मिलेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आप बाकी मेरे दो साथियों से भी पूछ लें, अपने आप से पूछ लें। आपसे सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, क्या पाकिस्तान के रियासती जो ढांचा है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, कोई मुझे ये इंश्योरेंस दे सकता है कि इस मुल्क में फेयर इलेक्शन होते हैं? और जब तक ये फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, ये सारी कार्रवाई रहेगी। इत्तेहादी अपना हिस्सा लेंगे, MNA अपना हिस्सा लेंगे। अब पता नहीं 120 अरब रुपए इन्होंने लगा दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। पहले कहा जाता था नहीं जी नहीं, MNA MP तो सिर्फ लॉ मेकिंग करते हैं। हर चीज़ एक दायरे में घूम रही है। वो नवाज शरीफ हो, वो बेनज़ीर हो, वो इमरान खान हो, वही इत्तेहादी, वही हिस्सा, अपनी अपनी लड़ाई। तो मेरा इससे क्या ताल्लुक है? मेरा तो आपसे ये सवाल है। बड़ा आम सवाल है। आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं कि मैं तो जानता ही नहीं पाकिस्तान चला कौन रहा है, निज़ाम कैसे चल रहा है, और जो हमारी पार्लियामान है वो तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल बन गया। सर, पार्लियामान की क्रेडिबिलिटी तो मतलब हम सबकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो गया। नहीं, ये तो पहले से दिन से था। मेरी गुजारिश ये है, यही नून लीग है जिसने 3 दफ़ा हुकूमत की, यही पीपल्स पार्टी है जिसने 3 दफ़ा हुकूमत की। अब जमहूरियत का मुसलसल 13वां साल है। अगर कहीं खामियां थी तो इन्होंने दूर करनी थी ना, मैंने और आपने तो नहीं करनी है। जर्नलिस्टों का काम तो नहीं है, हमारा काम है निशानदेही करना। अब बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने 5 साल किए, नून लीग ने किए, अब PTI 3.25 साल हो गए हैं। अगर कहीं खला इन्होंने दूर करना है, अवाम बेचारी का क्या कसूर है? आवाम आज पार्लियामेंट ने जो किया वो कह देंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होगा, अवाम वैसे वोट दे देगी। देखे हक में वक्त जो भी हो, जवाब उसको देना है। मैं हैरान हूँ कि ये पॉलिटिशियन गालियाँ देते हैं कि जी निज़ाम बसीदा है, चोर है, फलां अदारा बुरा है, फलां अदारा बुरा है। 91 में 1991 में नवाज शरीफ का एक बयान मेरे पास आज भी पड़ा अखबार का कि मुझे एक दिन के लिए हुकूमत मिल जाए, मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो इमरान खान साहब भी यही कहते रहे। इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे वो भी कहते थे कि मैं आऊंगा। तो अब जब आए हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा काम निशानदेही है, बट हम तो निशानदेही करें तो फिर PMDA खड़ा है। PMDA के बाद ECP को गालियां दी हैं इसी हुकूमत के वज़रा ने, फिर नैब है, फिर तो उसके ये बाद अच्छी बात है ना। देखे इलेक्शन आएंगे, इमरान खान को भी जवाब देना है। भाई 18 में आपने कौम से ये वादे किए थे, अब अवाम भी तो जागे ना। अवाम क्यों चोरों को वोट देती है? नहीं भट्टी साहब, फिर सवाल वहां रहता है। ताहिर मलिक साहब बात करते हैं, अगर जो भी हुकूमत में बैठा है, आज इमरान खान साहब हैं, कल भी ये हैं, कोई पहले था, क्या जो निज़ाम में लूप होल्स खला मौजूद हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कुछ हो रहा है, या हर किसी को बस हिस्सा चाहिए और बस प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में अपोजिशन में इन्हें कानून भी याद आता है, मीडिया की आज़ादी भी याद आती है, आइन भी याद आती है। इक़्तिदार आता तो इक़्तिदार से चिमड़े रहने की हवस इन्हें कुछ बेहतर नहीं करने देती। कमो बेशतर तकरीबन सारे पॉलिटिशियन इसी तरह अंदाज से हुकूमत करते रहे हैं बिमा मौजूदा। चलें जी, लास्ट कमेंट सईद काजी साहब ये फरमाइएगा कि आज जाहिर बात है हुकूमत का पलड़ा ऊपर तो गया है, हुकूमत ने बताया है कि मजबूत है, अपने पैरों पर खड़ी है, और अपोजिशन को आज शिकस्त हुई है पार्लियामान के अंदर, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट थे। अब आगे हुकूमत की स्मूथ सेलिंग है ये नवंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि अपोजिशन कहीं कहीं ज्यादा पुरएतमाद भी नजर आई हमें गुज़िश्ता हफ्ते। ये जो 70 साल से हमारी स्मूथ सेलिंग है ना, ये आगे भी इंशाल्लाह ऐसी इन हालात और निज़ाम में चलती रहेगी। मेरा सवाल एक और है। सवाल ये है कि अभी मेरा दोस्त है, मेरा कुलीग भी है, मेरा फ्रेंड भी है, उसने कहा जी आपको तो पता है मुझे कौन लेके आता है और कौन लेके आया हमें। और यार तुम में इतनी ज़रूरत है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और यहाँ आप आके बैठो कि जी हमें वो ले आते हैं, और शाम को तो तुम बकौल शेख रशीद के गेट नंबर 4 के बाहर बैगिंग बाउल लेके खड़े होते हो। आए ना मेरा नुमाइंदा बताए ना। ये तो मैं कहता हूँ ना, ये तो बहुत बड़ा पेशा है, ये जानबाजों का पेशा है, जो सबसे खूबसूरत पेशा है। तो तुमने किसका पेशा बना दिया? अगर तुम्हें कोई डंडे से हाँक रहा है तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और मुझे बताओ, और बाहर आ जाओ असम्बलियों से। रात को कहते हो जनाब मैं सारियां खिदमत करांगा, जो हुक्म करोगे लैंड लग के वोट देंगा, मैनू बस किसी तरीके नाल दोबारा हुकूमत दे दो। और अपनी हालत भी तो देखो, तुम क्या इसको संवारोगे? ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत होती रही, उसके आप खिलाफ है और हमेशा मुखालिफ, मगर तुम कौन हो? तुम ये आइन, ये यहाँ आइन बनता है, सबसे ताकतवर आदमी आइन के मुताबिक इस असेंबली में बैठता है, उसके नीचे है फौज, उसके नीचे है सब लोग। और तुम में जान है कि तुम अपनी ताकत या अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सको? जाते तुम में जान नहीं है। तुम 2 नंबर तरीके से चूंकि आते हो, है जी मैंने भी सर लवा दो किधरे, और उसके बाद आके जनाब जब आपको जूते पड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, तो कहते हो जी बस मुझे तो डंडे से हाँक कर ले आए। वो आओ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बात करो, मुझे बताओ, मेरे तुम नुमाइंदे हो, और अगर तुम ये करोगे पूरी कौम तुम्हारे पीछे खड़े होगी। मगर तुम अपनी रकमें बचा लो, अपने प्लाट बचा लो,
तुम जो है जो पेशावर कब्जा ग्रुप हैं उनसे पैसे लेके तुम माल बना लो। जब तुम ये करोगे तो हर पर अवाम ख्वार होंगे और तुम हाथ बांध के खड़े होगे। एस्टैब्लिशमेंट तो ये कर देती है। एस्टैब्लिशमेंट कभी ना करे अगर तुम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के काबिल हो और तुम अपनी नाहिली बताओ। वो जी वो बड़ा डाडा रोज मैनू मार के टुर जाता है तो छड़ दे काम, हट्टी खोल ले, कोई और काम कर ले। स्टॉप डूइंग दी। ये पैगंबरों का पेशा जो है तुम इसको क्यों बदनाम कर रहे हो? हमें नहीं मिलेंगे राइट्स जब तक ये अपने बच्चे, मेरा बच्चा लायक मेरा नहीं होगा, सब तक जब तक खानदानी जो कब्जे हैं सियासतों पे और जो काले धन की जो इसके ऊपर यलगार है उसको हम ख़त्म नहीं करते, ना हमें अपने राइट्स मिलेंगे। और ये रोज़ तमाशे, ये सारी फोर्स जो आपने देखी है ये हम देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा मेहमानों का। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास जारी है। सईद काजी साहब जैसे बात कर रहे थे, पार्लियामान में बैठने वाले सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर लोग हैं, इस मुल्क के लिए आईन और कानून बनाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों के लिए आईन और कानून बना रहे हैं उनके लिए काम करना है, ना कि अपने ज़ाती मफादात के लिए। तभी कमज़ोर से दिखते हैं जब इस पार्लियामान में बैठते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब भी मुतवक्किल है। आप जीएनएन के साथ रहिए, आपको खिताब भी सुनवाएंगे और वहाँ का माहौल भी आप जानते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।